नमस्कार दोस्तों, इम्यूनिटी क्या है यह जानने के बाद अब देखते हैं कुछ आसान सुझाव जिन्हें अपनाकर आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा है कि इम्यूनिटी का प्रभावशाली होना हमारे शरीर के हर संस्था जैसे पाचन संस्था, श्वसन संस्था और चेता संस्था पर निर्भर है। तो एक एक करके हम इन संस्थाओं की स्वास्थ्य स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जाए यह समझते हैं। प्रथम बात करते हैं हमारी पाचन संस्था के बारे में। बुनियादी तौर पर हमारे भोजन के प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। पाचन संस्था अपनी अनेक ग्रंथियां जैसे पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर से स्रवित पाचक रस की सहायता से हमारे भोजन का इन 5 तत्वों में विखंडन करती है और इन्हें अवशोषित करती है। इन्हीं तत्वों से जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन से ही हमारी सारी पेशियों को पोषण मिलता है तथा हमारी सारी पेशियां इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई है। तो पाचन संस्था की सेहत के लिए हमें खाने में शाकाहारी भोजन या प्लांट बेस्ड डाइट को बढ़ाना है, यानी खाने में जिसे रूट्स, फ्रूट्स, लीव्स और फ्लावर इन्हें बढ़ाना है। इसका उदाहरण देखते हैं। रूट्स मतलब गाजर, मूली, बीट रूट। फ्रूट्स यानी सारे फल और फल सब्जियां। लीव्स मतलब सारी हरी सब्जियां और फ्लावर जैसे फूल गोभी। शाकाहारी भोजन से हमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स जैसे तत्व मिलते हैं जो हमारी पेशियों को युवा और क्रियाशील बनाए रखते हैं। शाकाहारी भोजन के विरुद्ध काम करते हैं मांसाहारी, शक्कर युक्त और प्रोसेस्ड फूड्स या मैदा युक्त खाना जैसे व्हाइट ब्रेड, बिस्किट्स जो मोटापा, हृदय रोग, डायबिटीज इनके साथ ही हमारी सारी प्रतिरक्षा प्रणाली की पेशियों को सुस्त बना के उनकी कार्य में बाधा डालती है। डाइट में क्या खाना है इसकी जानकारी हमने पहले भी दी हुई है, जिसका लिंक हमने ऊपर दिया हुआ है। अगर आप अच्छी आहार आदतों का पालन करते हैं तभी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले घर के बने काढ़े और चाय काम करेंगे। इनमें अदरक और लहसुन पर जितनी भी स्टडीज हुई है उसमें कुछ ठोस रूप से उनकी उपयुक्तता सामने नहीं आई है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार अदरक और लहसुन का भारतीय भोजन में जो प्रमाण है उतना उनके हेल्थ बेनिफिट्स पाने के लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा मात्रा में खाना फायदेमंद साबित नहीं हुआ है। रही बात हल्दी की, तो हल्दी में जो सक्रिय तत्व है जिसे क्यूरक्यूमिन कहते हैं उसमें काफी एंटीऑक्सीडेंट गुण है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसे तत्व जो हमारे पेशियों को जल्दी होने वाले विघटन से को रोककर उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को रोकते हैं और उन्हें कायम युवा रखते हैं। दिन में एक चाय का छोटा चम्मच या 3 ग्राम हल्दी लेना फायदेमंद है। यह इन लोगों के लिए है जिनके खाने में हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता। भारतीय खाने से एक व्यक्ति को दिन में 2 ग्राम हल्दी मिल जाती है, तो आप इसे एक छोटे चम्मच से और बढ़ा सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है आपके यूजुअल चाय कॉफी की बजाय आप हल्दी दूध का समावेश करें। तो दोस्तों यह समझ लें कि दिन भर चाय या कॉफी बार बार पीना या काढ़े बार बार लेने से कोई फायदा नहीं होता। अगला घटक जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वह है जिंक। जिंक यह एक मिनरल है जो लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स यानी अगर आपको याद होगा तो हमारे शरीर के डिफेंस अफसरों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। नैसर्गिक रूप से काजू, बादाम, पिस्ता या काबुली चना यह जिंक के बहुत अच्छे स्रोत है। तो पूरे दिन में आप कुल मिलाकर 3 से 4 बादाम, 3 काजू या पिस्ता खा सकते हैं। उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। जिंक के अत्यधिक मात्रा में सप्लीमेंट्स लेना नुकसानदायक हो सकता है। काफी लोगों में जिंक की दवाई लेने से सूंघने की क्षमता का ह्रास होता दिखाई दे चुका है। इम्यूनिटी से जुड़ी हुई 70% पेशियां यह हमारी पाचन संस्था से जुड़ी है तथा विविध रूप के अच्छे और बुरे जीवाणु भी यही पाए जाते हैं। अच्छे बैक्टीरिया इन सारी पेशियों की रक्षा करते हैं और बुरे बैक्टीरिया इन पेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। तो अच्छे बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस को बढ़ाने के लिए खाने में प्रोबायोटिक्स का समावेश करना अत्यंत जरूरी है। दही प्रोबायोटिक्स का एक उत्तम स्रोत है। यूएस डाइटरी एसोसिएशन द्वारा आप ज्यादा से ज्यादा 3 कप दही दिन में खा सकते हैं, जिसे सुबह के नाश्ते के साथ या दोपहर के खाने के बाद खाना अच्छे बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए पूरक माना गया है। लेकिन यह याद रखें कि दही शक्कर विरहित होना चाहिए। और एक बात यहाँ बताती चलूं कि शक्कर, मैदा युक्त पदार्थ, मांसाहारी पदार्थ या बुरे बैक्टीरिया की वृद्धि को प्रोत्साहन देते हैं। हाल ही में हुए संशोधन द्वारा यह पता चला है कि शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है। विटामिन डी जिसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि इसे पाने का सबसे सरल तरीका है
5 से 30 मिनट तक सूर्य प्रकाश में कोई सनस्क्रीन लगाए बिना चेहरे और हाथों को बिना बिना ढके हुए हफ्ते में 2 बार टहलना। अब बारी आती है पानी की। पानी का काम शरीर में पेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाना और शरीर में क्षार जैसे सोडियम और पोटेशियम जो पेशियों का आकार बनाए रखते हैं उनका संतुलन रखना है। साथ ही पानी शरीर में जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना अनिवार्य है। शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा का सबसे अच्छा संकेत है अपने यूरिन कलर को देखना, जो एकदम सफेद होना चाहिए। क्या खाना है उसी के साथ अब क्या कब खाना है यह भी काफी महत्वपूर्ण है। नई स्टडीज के अनुसार यह पता चला है कि आपका रात का आखिरी खाना और सुबह के नाश्ते में 13 घंटे का अंतर होना आपके हृदय की उत्तम कार्यस्थिति और ब्लड शुगर नियंत्रण के लिए आवश्यक है। जैसे अगर आप सुबह 8 बजे नाश्ता करें तो रात का खाना आप शाम 7 बजे लें, तो सुबह 8 से शाम 7 तक में आपको नाश्ता और भोजन करना चाहिए। इस 13 घंटे के उपवास से काफी पेशेंट्स को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से छुटकारा मिला हुआ दिखाई दिया है। तो 24 घंटे में से आप कोई भी 11 घंटे खा सकते हैं और 13 घंटे उपवास। दोस्तों, मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह आश्वस्त करना चाहूंगी कि यह विधि वेट मैनेजमेंट में बहुत प्रभावी है। ब्लड शुगर डाइकार्बोनिल नाम का विषारी तत्व खून में पैदा करके अपने इम्यून सेल्स के कार्य में बाधा डालता है, तो शक्कर का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। विटामिन डी के बाद आता है विटामिन सी, जिसे भी काफी अरसे से सर्दी और खांसी का रामबाण इलाज माना गया है। लेकिन दुनिया भर की स्टडीज से ज्यादा मात्रा में विटामिन सी लेने से शरीर को कुछ खास फायदा हुआ नहीं दिखाई दिया है। दिन भर में शास्त्रज्ञों द्वारा प्रमाणित विटामिन सी की मात्रा 70 मिलीग्राम या 70 मिलीग्राम है, जिसे आप आसानी से एक अमरूद, एक संतरा या नींबू से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लॉकडाउन में यह फल पाना मुश्किल है, तो टमाटर, जो कि भारतीय खाने का एक बहुत ही सामान्य घटक है, उससे भी विटामिन सी की डेली डोज की आपूर्ति हो सकती है। दोस्तों, इन दिनों शराब की होम डिलीवरी उपलब्ध है और सुलभ है, लेकिन मेरा आपसे यह निवेदन है कि चाहे कम मात्रा में क्यों ना हो, आप इससे दूर रहिए। थोड़ी मात्रा में भी शराब आपकी सरल सोचने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। काफी लोगों को लगता है कि शराब आपकी एंजाइटी को कम करती है, लेकिन यह एक झूठी भावना है। असल में अल्कोहल खून में कॉर्टिसोल की मात्रा को बढ़ाता है, जो कि एक स्टीरॉयड हार्मोन है जो इम्यूनिटी की पेशियों का जल्दी विघटन करता है। और उच्च मात्रा में शराब अपने बुरे प्रभावों से एक भी अंग को नहीं छोड़ती है, पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसका लीवर या यकृत पर असर। यह लीवर की विटामिन को संग्रहित करने की क्षमता को घटाता है, जैसे विटामिन ई, विटामिन डी और सी, जो कि शरीर की संरक्षण में महत्वपूर्ण है। इसीलिए शराब से दूर ही रहे। आहार के बदलाव के साथ अब आइए हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं एक्सरसाइज की ओर। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा एक सप्ताह में 5 दिन के लिए 30 मिनट तक की मध्यम स्तर की शारीरिक एक्सरसाइज की सिफारिश की है। मध्यम स्तर का व्यायाम मतलब 30 मिनट के अंत तक आपकी सांस फूलनी चाहिए या आपकी हृदय गति कम से कम 50% से बढ़नी चाहिए। मतलब अगर शुरू में आपकी हृदय की गति 70 पर मिनट है, तो एक्सरसाइज के अंत में यह 100 पर मिनट होना यह पर्याप्त व्यायाम का संकेत है। तेज चलना, दौड़ना, साइकिलिंग यह एक्सरसाइज के आसान विकल्प है। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते, तो सूर्य नमस्कार यह एक ऐसी व्यायाम है जो आपकी दिमाग, हृदय, पाचन संस्था और मांसपेशियां सभी पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके बारे में विस्तार से किसी और दिन बात करेंगे। व्यायाम के बाद शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो कि कॉर्टिसोल के बुरे प्रभावों से इम्यूनिटी की पेशियां जैसे न्यूट्रोफिल्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट की रक्षा करता है। यह माना गया है कि एक्सरसाइज के बाद सांस फूलने से जीवाणु और विषाणु हमारी श्वसन संस्था से बाहर निकाले जाते हैं। तो यह व्यायाम के कुछ चंद फायदे हैं जिनका उल्लेख किया गया है, जो इम्यूनिटी से संबंधित है। इम्यूनिटी का प्रभावशाली रूप से कार्य करना तनाव के लेवल से भी संबंधित है, और तनाव या स्ट्रेस कम करने के लिए आपको अच्छी गुणवत्ता की नींद लेना बहुत आवश्यक है। नींद को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली कुछ आदतें हैं प्रमाणित मात्रा, जैसे दिन में 3 कप से ज्यादा कॉफी या चाय लेना, या अल्कोहल और ब्राइट स्क्रीन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सीमा से बाहर उपयोग करना। ऊपर लिखी हुई सारी आदतों से शरीर में अगेन कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है, जो ब्लड शुगर को बढ़ाती है, हृदय की धड़कन को अकारण तेज करके हृदय पर बोझ डालती है और नींद आने में बाधा डालती है। इसीलिए आपके सोने का वक्त निश्चित करें और उससे 1 घंटे पहले मोबाइल,
टीवी, अखबार इन सब से दूर रहें। उस 1 घंटे में आप शांति से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन या हल्के-फुल्के बॉडी स्ट्रेचेस कर सकते हैं, जो आपकी दिन भर की थकान दूर करके अच्छी नींद आने में मदद करेगा। अंत में श्वसन संस्था के आरोग्य को देखते हैं। हमारे फेफड़े या लंग्स कई भागों में विभाजित होते हैं। इनमें से जो पिछला हिस्सा है, वहां हमने ली हुई सांस पूरी तरह से नहीं पहुंचती है और वहां से बाहर भी नहीं जाती है। तो इन हिस्सों में कोरोना विषाणु लंबे समय तक निवास कर सकता है। तो फेफड़ों के पिछले हिस्से को स्वच्छ रखने के लिए आप लंबी सांस लें, उसे 5 सेकंड तक रोके रखें और फिर जोर से बाहर निकालें। ऐसा 5-6 बार करने के बाद एक बार अच्छे से खांसिए ताकि पूरे फेफड़े से बची हुई सांस बाहर निकल आए। लेकिन ये करते समय सावधानी बरतिएगा कि आपके सामने कोई भी व्यक्ति ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप बीमार पड़ भी जाए, हालांकि यह मुश्किल लग सकता है, पर आपको आराम के साथ ही थोड़ा घर में ही चलना फिरना होगा। हमेशा पीठ के बल सोने रहने से विषाणु द्वारा फेफड़े के पिछले हिस्सों का बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए कुछ देर बाद अपनी दाहिनी और बाई करवट पर सोने की आदत डाल लें। अंत में धूम्रपान से दूर रहना तो आता ही है। तो दोस्तों, यह थी कुछ चंद बातें जो हमें लगता है कि आपको मददगार साबित होगी। लेकिन इम्यूनिटी को बढ़ाना एक मैराथन की तैयारी जैसा है। इसके लिए निरंतर प्रयास और डेडिकेशन की ज़रूरत है। यह आपके शरीर के प्रति कृतज्ञ होने का एक तरीका है, ताकि वह लंबी देर तक हमें एक स्वस्थ साथ दे पाए। तो जल्द ही मिलेंगे कुछ ऐसी ही उपयुक्त जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।